Hey guys, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss our next part of this chapter of economics and previous parts जो है वो हम already discuss कर चुके हैं, so you can check those on my YouTube channel. And guys, if you like our videos, then follow us on our YouTube channel NJ Tutorial. ये हमारा YouTube चैनल है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. तो देखिए टेबल 1.1 कल्टिवेटेड एरिया ओवर द ईयर्स. तो ये जो टेबल दिया गया है इसमें कल्टिवेटेड एरिया दिया गया है इन मिलियन हेक्टेयर्स ना. तो यू कैन चेक कि 1950 से 1951 तक जो है इस ईयर में 129 मिलियन हेक्टेयर में जो है कल्टिवेटेड एरिया था. इस एरिया में इतनी जो है जुताई की गई थी, है ना, फार्मिंग की गई थी. तो 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख होता है एज वी ऑल नो. एंड हेक्टेयर्स जो था वो अपन डिस्कस कर चुके थे, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10,000 स्क्वायर मीटर था. तो ये जो है, तो ये जो आपकी बुक में ये जो टेबल दिया है यू कैन रीड इन योर बुक. ये ग्राफ दिया गया है, इसमें भी रिप्रेजेंट करके बताया गया है कि कल्टिवेटेड एरिया को रिप्रेजेंट किया गया है ना. अब देखते हैं ये इज़ इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज़ द एरिया अंडर इरीगेशन वाई. तो इसमें ये पूछा गया है क्या सिंचाई के अंतर्गत जो भी ज़मीन आती है तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं है. तो मतलब कि जहाँ भी सिंचाई, किसका मैंने कहने का मतलब ये है कि सिंचाई की सुविधा या पानी की सुविधा जिस जगह पर है उस जगह पर अपन को फार्मिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. तो ये पूछा गया है, तो क्यों करनी चाहिए ना, वाई. तो यू हैव रीड अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन पालमपुर. फिल द फॉलोइंग टेबल बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन ऑन द क्रॉप्स ग्रोन इन योर रीजन. तो आप देखेंगे यू हैव रीड अबाउट द क्रॉप्स, आपने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा जो कि ग्रोन इन पालमपुर में उगाई जा रही थी, है ना. देयर वर 2 क्रॉप्स, है ना. एंड जो थर्ड वन थी वो भी पास्ट 15 से 20 ईयर्स वो जो थे ग्रो उन्होंने स्टार्ट कर दी थी. तो 3 जो थी फसलें वो उगाते थे. फिल द फॉलोइंग टेबल, ये जो टेबल दिया गया है तो यू हैव टू फिल, है ना, आपको इसको फिल करना है ना, कि आपके रीजन में, है ना, जो कैसी क्रॉप्स उगाई जाती है, नेम ऑफ क्रॉप, मंथ सोन, किस महीने में उगाई जाती है, मंथ हार्वेस्टेड, कब काटी जाती है, सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है, रेन, टैंक्स, ट्यूबवेल्स, कैनाल्स या एक्सेट्रा. तो ये जो कैनाल्स हैं सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो है नहर होती है ना, मैन मेड बनाई जाती है. यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज़ बाय मल्टीपल क्रॉपिंग. तो आप देख चुके हैं कि एक रास्ता ये है कि इंक्रीजिंग प्रोडक्शन करने का मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने का कि आप मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं, बहुविधि फसल प्रणाली जिसे अपन बोलते हैं. एक सेम लैंड पर अपन जो है अलग अलग फसल उगा सकते हैं एक साल में, इन एन ईयर. द अदर वेज टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स. दूसरा तरीका ये है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का फॉर हाइयर यील्ड, ज़्यादा पैदावार करने का. यील्ड इज़ मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन. यील्ड जो है, यील्ड को ऐसे मापा जाता है जैसे कि किसी भी क्रॉप को अपन प्रोड्यूस करते हैं एक गिवन पीस ऑफ लैंड, एक कोई भी जगह पर, है ना, एक सिंगल सीज़न, मतलब एक सीज़न में अपन देखते हैं तो अपन ने कुछ भी फसल प्रोड्यूस की, कुछ भी क्रॉप प्रोड्यूस की तो उसमें जो है कितनी पैदावार हुई. तो यील्ड का मतलब पैदावार से है ना, कितनी फसल प्रोड्यूस होती है एक सिंगल सीजन में ना. तो टिल द मिड 1960s द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस विथ रिलेटिवली लो यील्ड्स. तो 1960 के मिड तक जो सीड्स थे वो जुताई के मतलब कि फार्मिंग में यूज़ किए जाते थे, वो थे ट्रेडिशनल वंस, है ना, पारंपरिक सीड्स, बीजों का इस्तेमाल करते थे जो कि लो यील्ड्स के, मतलब लो मतलब कि उनकी जो थी, उनकी जो पैदावार थी वो कम थी, है ना. ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरीगेशन, उनको जो है सिंचाई की कम ज़रूरत पड़ती थी, कम उनको पानी की ज़रूरत पड़ती थी. फार्मर्स यूज्ड काउडंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स. फार्मर्स जो थे वो काउडंग का यूज करते थे एंड अदर नेचुरल मैन्योर, और जो भी खाद होती है उसको एज अ फर्टिलाइजर्स वो यूज करते थे ना. तो ये ईजिली प्रोवाइड हो जाती थी उनको. ऑल दीज वर रीडली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिडंट हैव टू बाय दैम. तो ये सारी चीज़ें उनको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो वो सराउंडिंग से ये सारी चीज़ें उनको मिल जाती थी ईजिली. द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960s इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेशन ऑफ लैंड एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज़ HYVs ऑफ सीड्स. तो अब देखिए अब क्या हुआ,
तो अब क्या होता है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, हरित क्रांति की शुरुआत होती है। तो जनरली हरित क्रांति की जो शुरुआत होती है, जनरल ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, तो उसमें वेजिटेशन पर ज़्यादा फोकस किया गया है ना। तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, HYV सीड्स जो होते हैं वो लेकर आते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स, द HYV सीड्स प्रोमिस्ड टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट। तो HYV सीड्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं अमाउंट्स ऑफ ग्रेन्स, है ना। अनाज की जो पैदावार होती है एक प्लांट में से वो ज़्यादा होती है ना, एज़ कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स। एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फॉर लार्जर क्वान्टिटीज़ ऑफ फूड ग्रेन्स देन वॉज पॉसिबल अर्लियर। तो इसमें एज अ रिज़ल्ट आपने देखा कि एक ही पीस ऑफ लैंड पर, यानी कि सेम पीस ऑफ लैंड से आप देख सकते हैं अब वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे थे क्वांटिटीज़ ऑफ फूड ग्रेन्स, है ना। अनाज की जो थी क्वांटिटी वो ज़्यादा हो रही थी एक ही प्लांट से। HYV सीड्स हाउएवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड आल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स, है ना। तो ये जो थे HYV सीड्स जो थे उनको ज़्यादा मात्रा में पानी की भी आवश्यकता थी, मतलब कि ये जो सीड्स जो थे इनको ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत थी एंड इनको केमिकल फर्टिलाइजर्स की भी ज़रूरत थी। तो आप देख सकते हैं इन दिस डायग्राम HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, फार्म मशीनरी, डीजल्स एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में आप देख सकते हैं सोर्स ऑफ इरीगेशन, है ना। सिंचाई के साधन आप देख, कैनाल्स, ये कैनाल्स हैं, पंप सेट्स, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, डैम्स बनाए जाते हैं। तो ये पिक्चर 1.4 में मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स दिया गया, ये सारी चीज़ें ना। तो देखेंगे पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट। तो इन सभी चीज़ों का जो है वो यूज करते थे ना। पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो मतलब कीटनाशक जिन्हें अपन बोलते हैं ना, जो कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए उनको। हायर यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरीगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड एक्सेट्रा। तो आप देखेंगे हायर यील्ड मतलब ज़्यादा पैदावार तभी पॉसिबल थी जब ये सारी चीज़ें उनको उपलब्ध होती थी, सारी चीज़ों का ये कॉम्बिनेशन होता था, अदरवाइज़ वो नहीं कर सकते ना। तो ये सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। ओनली HYV सीड से ही काम नहीं चलेगा, इरीगेशन भी चाहिए थी, उसके साथ साथ आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स भी चाहिए, पेस्टिसाइड्स भी चाहिए। तो ये सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन इज़ मोस्ट कंपलसरी, ठीक है। तो फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। तो फार्मर्स ऑफ पंजाब, पंजाब के जो फार्मर्स थे, हरियाणा के थे एंड वेस्ट उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट। वहाँ पर जो है ये वहाँ के किसानों ने ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है ट्राई किया, सबसे पहले वहाँ पे ही शुरुआत हुई इसकी। द फार्मर्स इन दीज रीजन्स सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशंस। तो ये किसानों ने जो है ट्यूबवेल्स लगवाए फॉर इरीगेशन, है ना। एंड मेड यूज़ ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग। और HYV सीड्स का यूज किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया एंड पेस्टिसाइड्स का भी यूज किया, है ना। तो सम ऑफ देम बाउट फ्रॉम फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेसर्स विच मेड प्लफिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। तो उनमें से किसी ने फार्म मशीनरी भी ली। तो आपने अभी डायग्राम देखा था ना, तो डायग्राम दिया हुआ है पेज नंबर 4 पे, ये जो डायग्राम दिया गया फार्म मशीनरी जो होते हैं जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह, थ्रेसर्स वगैरह, इससे जो कि काम आते हैं आपके, है ना, फार्मिंग में। विच मेड प्लफिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर, दे वर रिवार्डेड विथ हाई यील्ड्स ऑफ वीट। अब इन सारी चीज़ों से क्या हुआ कि उनको जो है वीट की ज़्यादा पैदावार मिलने लगी। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज़ वॉज 1300 kg पर हेक्टेयर। तो पालमपुर में आपने देखा कि जो यील्ड ऑफ वीट थी, मतलब वीट की जो पैदावार थी वहाँ पर होती थी, तो वो थी 1300 kg पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर से उनको 1300 kg जो है अमाउंट ऑफ वीट मिलता था। विथ HYV सीड्स द यील्ड वेंट अप टू 3200 kg पर हेक्टेयर। बट अभी क्या हुआ, HYV सीड्स यूज करने के बाद उनको जो है 3200 kg पर हेक्टेयर ये प्रोड्यूस हुआ, है ना, उनको मिला, तो बढ़ गया अमाउंट। There was a large increase in the production of wheat. Farmers now had greater amounts of surplus wheat to sell in the markets. तो जो है ये फार्मर्स को जो है लार्ज मतलब कि इंक्रीज़ इन द प्रोडक्शन, उनका जो प्रोडक्शन था वीट वो इंक्रीज़ हुआ सब बहुत ही ज़्यादा। फार्मर्स जो है उनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में अब जो था सरप्लस वीट था, मतलब कि पहले तो वो
क्या करते थे कि प्रोडक्शन करते हैं, तो फिर वो अपने लिए अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स जो है कंज्यूम करने के लिए खुद के लिए रख लेते हैं, एंड देन जो सरप्लस जो बचा कुचा रहता है उनको फिर दे सेल इन द मार्केट्स, तो वो उसको बेच देते हैं मार्केट्स में। तो इस बार उनके पास ज़्यादा था सरप्लस वीट टू सेल इन द मार्केट्स। तो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो आप तो ये सारी एक्सरसाइज है, तो यू कैन सॉल्व दिस। The following table shows the production of wheat and pulses in India after the Green Revolution in units of million tons. है ना, plot this on a graph. Was the Green Revolution equally successful both the crops discussed? तो ये जो टेबल दिया गया है इसमें प्रोडक्शन दिया गया ऑफ पल्सेस, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन मिलियन टन्स, है ना। रिमेंबर इन मिलियन टन्स दिया गया है, 10 मिलियन टन्स, 12 मिलियन टन्स। तो 1 मिलियन आपको पता है टन्स 1000 अप्रॉक्स रफली इतना 1000 kg होता है ना। तो यू कैन ईज़िली सी कि प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस जो है वो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट से बहुत ही कंपेरेटिवली डिफ़र है ना। व्हाट इज़ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द फार्मर यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स? तो यू कैन सॉल्व दिस, है ना। अब आप ही को पता लगाना है कि वर्किंग कैपिटल क्या था, है ना। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में जो है फार्मर्स के लिए वर्किंग कैपिटल क्या होती है। Modern farming methods require the farmer to start with more cash than before. Why? अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इन्होंने अपनाया, बट इसके साथ साथ उनको जो है कैश की भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, जिससे जो पहले उनको कैश की ज़रूरत पड़ती थी, जो वर्किंग कैपिटल थी, है ना, मनी इन हैंड, तो अब वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में ज़्यादा बढ़ने लगे, है ना। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। सजेस्टेड एक्टिविटी, ये एक्टिविटीज़ दी गई हैं। ड्यूरिंग योर फील्ड विजिट टॉक टू सम फार्मर्स ऑफ योर रीजन, फाइंड आउट। तो आपको जाना है फील्ड में एंड विज़िट करना है, फार्मर्स से पूछना है ना। व्हाट काइंड ऑफ फार्मिंग मेथड्स, मॉडर्न ऑफ ट्रेडिशनल और मिक्स्ड, डू द फार्मर्स यूज़, राइट अ नोट। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद ही करनी है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, सिंचाई के क्या साधन है, क्या यूज करते हैं वो। हाउ मच ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड इज इरीगेटेड, मतलब कितनी लैंड जो है वो इरीगेशन मतलब उस पर करते हैं, कितनी लैंड पर इरीगेशन करते हैं। फ्रॉम वेयर डू फार्मर्स ऑप्टेन द इनपुट्स दैट दे रिक्वायर, और कहाँ से उनको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, है ना। मतलब इनपुट्स जो है वो कहाँ से चीज़ें लगाते हैं, है ना, जिस चीज़ों की उनको ज़रूरत है फॉर फार्मिंग। अब नाउ वी विल डिस्कस पॉइंट 3, विल द लैंड सस्टेन। तो इसका मतलब ये है कि क्या भूमि ये धारण कर पाएगी, मतलब कि जो भूमि है आपकी, तो ये सस्टेन कर पाएगी, क्या रह पाएगी। तो आपने पढ़ा था एज वी ऑल नो लैंड इज़ अ फिक्स्ड कैपिटल। तो देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, लैंड जो है वो नेचुरल रिसोर्स है ऑब्वियसली। इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़। Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural source base, है ना। तो ये ज़रूरी है कि इसको ठीक से यूज करें अपन, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, ये बढ़ने वाला तो है नहीं। साइंटिफिक रिपोर्ट्स यानी कि साइंटिस्ट ने भी रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि फॉर मॉडर्न फार्मिंग मेथड से जो है वो ओवर यूज़ हो रहा है, नेचुरल रिसोर्स का जो है ओवर यूज़ हो रहा है, अपन ओवर यूज़ कर रहे हैं उनको ना, उनका आधार ख़त्म कर रहे हैं, है ना, उनका जो बेस है नेचुरल रिसोर्सेज का वो ख़त्म कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इन मैनी एरियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। आपने देखा कई जगह पर ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, इन लोगों ने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स अपनाया, उसके साथ साथ सारी चीज़ों का कंजप्शन किया, तो फर्टिलाइजर्स यूज़ किए। तो इन सारी चीज़ों से, केमिकल फर्टिलाइजर से क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी डाउन हो जाती है, बेकार हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है ना। फिर क्या होता है, आल्सो कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ लेड टू द डिप्लेशन ऑफ द वाटर टेबल। अब उन्हें इरीगेशन भी ज़्यादा लगता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड में, सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है। तो इरीगेशन के लिए ट्यूबवेल्स उन्होंने यूज़ किए, तो इससे वाटर लेवल भी डाउन हो रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स। ये सभी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कई सालों तक इनको बनने में इनको कई साल लग जाते हैं। तो वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीस्टोर देम। एक बार ख़त्म डिस्ट्रॉय होने के बाद ये बड़ी कठिनाई से रीस्टोर होते हैं, मतलब कि इनकी पूर्ति बहुत कई सालों तक हो पाती है। तो वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ द एनवायरनमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो हमें ये करना चाहिए, टेक केयर उनको करना चाहिए एनवायरनमेंट को, है ना, पर्यावरण को,
बचाना चाहिए। टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, इसके साथ साथ विकास के साथ साथ एग्रीकल्चर के विकास के साथ साथ आप देख सकते हैं कृषि के विकास के साथ अपन को एनवायरनमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। तो अपन देखेंगे सजेस्टेड एक्टिविटी। आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग रिपोर्ट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर मैगजीन्स राइट अ लेटर टू द एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन योर ओन वर्ड्स टेलिंग हिम हाउ द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन बी हार्मफुल। तो एक न्यूज़पेपर या मैगजीन से आप कुछ रिपोर्ट्स को पढ़िए, है ना। राइट अ लेटर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर को आप एक लेटर लिखिए, कृषि मंत्री को, अपने अपने शब्दों में बताइए कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो हार्मफुल हो सकते हैं, बेकार हो सकते हैं, हानिकारक हो सकते हैं। और जाहिर सी बात है, सही बात है ये, तो ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स विच डिज़ोल्व इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं वो प्रोवाइड तो करते हैं मिनरल्स, खनिज जो प्रोवाइड करते हैं वो ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है और इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स, प्लांट्स को भी वो जल्दी जल्दी मतलब कि मिल जाता है ना। मिनरल्स जो ज़रूरत होती है प्लांट्स को, वो मिनरल्स की ज़रूरत होती है टू ग्रो, है ना। तो बट दीज मे नॉट बी रिटेन्ड इन द सॉइल फॉर लॉन्ग। बट ये जो है प्लांट्स को तो ईजीली मिल जाते हैं, जल्दी मिल जाते हैं, बट जो सॉइल में है ना ये लंबे समय तक टिक नहीं पाते। फिर क्या होता है, दे मे एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर। ये कहाँ चले जाते हैं, ये सॉइल से हट के पॉल्यूट कर देते हैं, ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं नीचे, बिकॉज सॉइल के नीचे ही आप देख सकते हैं ग्राउंड वाटर रहता है, तो वहाँ चले जाते हैं। रिवर्स एंड लेक्स, उसको भी पॉल्यूट कर देते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन आल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल। केमिकल फर्टिलाइजर्स इनको भी किल करते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, जो इम्पोर्टेंट, जो ज़रूरतमंद जो बैक्टीरियाज़ हैं, जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फर्टिलिटी मेंटेन करके रखते हैं सॉइल की, उनको भी ये किल करते हैं। दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज़ द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल दैन एवर बिफोर। तो इसका ये मतलब है कि कुछ समय बाद जो है सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी जैसे पहले थी। सोर्स जो है डाउन टू अर्थ न्यू दिल्ली, ये जो रिपोर्ट है वो डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट है न्यू दिल्ली की, ऐसा उन्होंने कहा है। द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज़ हाईएस्ट इन द कंट्री। तो जो केमिकल फर्टिलाइज़र सबसे ज़्यादा यूज जो होता है वो पंजाब में होता है। तो अपन ने अभी रिसेंटली अभी जब पढ़ा था अपन ने कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है वो पंजाब एंड उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा में ही सबसे ज़्यादा यूज होता है। द कंटिन्यूस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज़ लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। तो इनका कंटिन्यूस यूज़ अपन करते रहेंगे, अगर केमिकल फर्टिलाइज़र अपन करते ही रहेंगे तो फिर क्या होगा, एक टाइम ये जो है सॉइल की फर्टिलिटी बेकार कर देगा, सॉइल की मतलब जो है मृदा को बेकार कर देगा, है ना। और पंजाब फार्मर्स आर नाउ forced to use more and more chemical fertilizers and other inputs to achieve the same production level। अब वो कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप देखेंगे सॉइल फर्टिलिटी डाउन हो रही है, लेकिन अब सब जब सॉइल फर्टिलिटी डाउन हो जाती है तो फिर वो मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं और अदर इनपुट्स यूज कर रहे हैं जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन कर पाएँ, है ना। दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज़ राइजिंग वेरी फास्ट। तो इससे ये पता चलता है कि इससे कॉस्ट भी वो बढ़ रही है ना, कल्टीवेशन की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ रही है, क्योंकि आप देखेंगे ट्रेडिशनल सीड्स से जो था वो सारी चीज़ें इनपुट्स जो थी वो इजीली उनको अवेलेबल हो जाती थी विदाउट एनी कॉस्ट। बट मॉडर्न फार्मिंग मेथड में आप देखेंगे ये सारी चीज़ें जो है मतलब कि वर्किंग कैपिटल से आती है, आपके पास मनी इन हैंड होनी चाहिए, तो इसी से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, अदरवाइज इट कांट बी पॉसिबल। तो ये जो सोर्स है द ट्रिब्यून चंडीगढ़, ये भी एक रिपोर्ट है, तो ये बताती है। तो इसी के साथ दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में अपन इसको कंटिन्यू रखेंगे, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।